हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर मिल रहे हैं एक बार और अपने ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज में अपने इनऑर्गेनिक के सेकंड चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर है। अभी तक आपने पीछे के 5 लेक्चर्स में जो भी अगर नहीं देखा तो कृपया करके उसको देख लें, जिससे आपको बेसिक टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। इस चैप्टर का मैं बता दूं इंपॉर्टेंस ये है कि CBSE और ISC के पर्पस से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक में वेटेज यही देता है चैप्टर कोऑर्डिनेशन का। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले जो बात की गई थी वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इतना सब कुछ बताया गया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, सारी बातें हम लोगों ने की। आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे चल रहे हैं। तो है क्या एक्चुअल में, जैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि एक जो बॉन्ड होता है मेटल के और लिगेंड्स के बीच में, जो बॉन्ड बनता है वो कहा जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली में वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट नहीं करता है। ये थ्योरी हमें यही बताती है कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एक तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट टाइप का होता है, आयोनिक टाइप का होता है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। वही लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। तो जब ये डोनेशन और गेन होने का जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रक्रिया जो चल रही है, उसकी वजह से क्या है, तो उसी वजह से ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो कह रहा है CFT वाज प्रपोज्ड बाय बेथे एंड वॉन ब्लैक। द मेन assumptions आर एज फॉलो। कुछ assumptions हैं जो इस तरह से हैं। द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स एक्ट as a point charges and interaction between them are purely electrostatic। कह रहा है कि जो मेटल आयन और लिगेंड्स हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं और इनके बीच में इंटरेक्शंस लगता है, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक है। When the ligands approaches central metal atom, जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेंगे, एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम and those of ligands repel each other। तो वो जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन के कारण ही जो 5d ऑर्बिटल है, जिसको कि हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, 5d ऑर्बिटल जो होते हैं जिसको कि हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, वो डिजेनरेट ऑर्बिटल ये 5d ऑर्बिटल होता है। 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग कहेंगे dxy है, dyz है, dzx है, ये वाला dz स्क्वायर है, और ये वाला dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। तो इस तरह से ये 5d ऑर्बिटल होते हैं। जब तक इनकी एनर्जी सेव होती है तब इनको हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल। और जब लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इसकी जो डिजेनरेसी है वो लिफ्टेड हो जाती है, और फिर ये d ऑर्बिटल दो टाइप के सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं। जो 3 ऑर्बिटल हैं वो एक जैसे हैं, वो ट्रिपली जनरेट, और जो 2 ऑर्बिटल है वो EG ऑर्बिटल है। तो इसको T2G सेट बोलते हैं, इसको EG सेट बोलते हैं। ये आपका dxy, dyz और dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होके 2 टाइप के ऑर्बिटल्स में टूट गए, और इन्हीं को हम लोग EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक, जैसा कि ये पॉइंट बोल रहा है कि when the ligands approaches central metal atom, the electrons of central atom and those ligands repel each other, due to which d orbitals split into T2G and EG groups
नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस फेनोमेनन को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। किस फेनोमेनन को? ये जो ब्रेक हुआ है इस फेनोमेनन को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। The d orbital lying in the direction of ligands experience great repulsion। जो ligands की डायरेक्शन में लाई करेंगे उनमें बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। While those lying in between the ligands are less affected। और जो ligands के बीच में लाई करते हैं वो less affected होते हैं, उनमें रिपल्सन कम लगता है। Thus orbitals along the axis of ligands acquire high energy while the orbitals lying in between the ligands have lesser energy। तो जो एक्सिस के अलोंग हैं, मतलब एक्सिस के साथ हैं, उन पे ज्यादा एनर्जी लगेगी और जो साथ बीच में है उन पे एनर्जी कम लगेगी। द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जैसे मेरे बच्चों आपने देखा था कि ये दोनों जो सेट हैं इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी को कहा जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। इस फेनोमेनन को, इसको ब्रेक होने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात आती है। आगे देखिए, फिर कह रहा है आगे, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है स्प्लिटिंग एनर्जी का एग्जैक्ट अमाउंट। आगे कह रहा था इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एटम ऑक्यूपाई स्प्लिटेड d orbitals according to the Hund's rule। It means those orbital which experience least repulsion and first occupied। जिसमें कम से कम रिपल्सन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, वो भी Hund's रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट बोलता है द थ्योरी रूल्स आउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द कॉम्प्लेक्स। ये थ्योरी जो होती है कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपाउंड के अंदर पूरी तरह से रूल्स आउट करती है, डिनाई कर देती है। तो आगे कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय CFSE। स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स की है वो CFSE पे डिपेंड करती है। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द नंबर ऑफ लिगेंड्स एज वेल एज अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेचर पर और नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करता है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा है। तो ये कुछ पॉइंट थे। आगे मैग्नीट्यूड जो होता है वो CFSE का किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ लिगेंड्स पे। भी बताया ना कि नेचर ऑफ लिगेंड का मतलब क्या था? तो द लिगेंड व्हिच कॉजेस ओनली स्मॉल, ये डेल्टा मतलब CFSE है। अब ये CFSE जो होगी वो डेल्टा O जो होगा वो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा O, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा T। ठीक, तो डेल्टा वैल्यूज आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड्स एंड दोज व्हिच कॉजेस लार्ज डेल्टा वैल्यू आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। यानी जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी CFSE की वो आपका वीक फील्ड लिगेंड्स होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल डेल्टा लार्जर द वैल्यू ऑफ CFSE। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल मेटल आयन की उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी CFSE की। नेचर ऑफ द मेटल के भी नेचर पे डिपेंड करेगा। द एलिमेंट ऑफ द सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो आपके सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इट मींस जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चलकर देख। इट मींस यट्रियम से लेके कैडमियम तक का जो मैटर है, और आगे लॉरेंशियम से लेके आपका प्लैटिनम तक का जो मैटर है, वो सीरीज के जो एलिमेंट्स होंगे उन पे ग्रेटर टेंडेंसी होगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की इन द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब स्कैंडियम से जो जिंक तक की है उसके कंपेयर में। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करने वाले वो फैक्टर हैं। आगे कह रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? व्हेन द लिगेंड्स आर arranged in the increasing order of their
स्ट्रेंथ। जब आप लिगेंड्स को उसके स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक सीरीज बनेगी और उस सीरीज को हम लोग कहेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, उस सीरीज को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। When the ligands are arranged in the increasing order of their field strength called crystal field splitting energy. तो कह रहा था ligands which causes only a small degree of CFC are called weak field ligand, जिसकी बहुत ही कम crystal field splitting होती है वो आपका weak field ligand होता है, while those which cause a large splitting are called strong field ligands. ठीक, और जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है वो कहा जाता है कि भैया वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। आगे बोलता है द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यू नो चिल्ड्रन, मैंने कहा when the ligands are arranged in their field strength, increasing order of their field strength, then the series is form known as spectrochemical series। जब आप लिगेंड्स को उसकी फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक सीरीज बनेगी, उस सीरीज को कहा जाएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको याद करने के कुछ तरीके होते हैं। तो जो आप देख रहे हो लगातार ये इस तरह से जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, यानी जो CO है ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड, समझे? आओ जरा याद करवा दें इसको, ध्यान से सुनिएगा। आई बाहर, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सिलेटो, एक्वा न सुनो, एडिटा एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबिया। ठीक, आई बाहर, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सिलेटो, एक्वा नाशुनो, एडिटा एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबिया। इस तरह से आप इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप याद कर सकते हो। आई बाहर, सारे नहीं याद करने हैं आपको, सनी क्लास से फरार, से फरार, ओ ऑक्सिलेटो, एक्वा नासुम, एडिटा एंड अमोनिया, एडिटा एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबिया, इन कनाडा एंड कोलंबिया। ऐसे आप याद करोगे, ठीक, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या है? द लिगेंड लाई अबव H2O आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कॉजेस ग्रेटर डेल्टा O। तो जो भी लिगेंड्स H2O से ऊपर हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। इसका एक तरीका है, कान, नाक और हाथ। कान, नाक और हाथ मतलब कार्बन के जितने भी हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, यानी CO और Cl। ठीक, CO और C ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता। NH3 नाइट्रोजन में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, EN स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो ये इसका सीक्वेंस है, कान, नाक और हाथ। H फॉर हेलोजन, ऑक्सीजन वाली, जिसमें ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? CO और Cl, कान, नाक और हाथ। ऐसी ही टेक्निक से आप लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ को याद रख सकते हो, यानी आप मत भूलिएगा Cn और CO,
मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली अगर आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली यही दो जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं और हर जगह ये लोग काम आते हैं। कहीं भी देख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं भैया, समझ गए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि H2O के ऊपर जो भी हैं ये सब स्ट्रॉन्ग में आते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा Cn और CO ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे एक स्प्लिटिंग की चीज हमने आपको बताई, ट्रिक कि कैसे स्प्लिटिंग होती है। बेटा ये d ऑर्बिटल है, ये आपके 5d ऑर्बिटल है, किसी भी d ऑर्बिटल में फ्री मेटल आयन के ये d ऑर्बिटल है। जब तक इनकी एनर्जी सेम थी उस सिचुएशन पे इनको कहा गया डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल इसको कहा गया, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, ठीक। ड्यू टू सेम एनर्जी, ड्यू टू सिमिलर एनर्जी, एनर्जी सेम है इसलिए इनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोला गया। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन क्रिएट हुआ, ये 5d ऑर्बिटल, ये 3 सेट ये था और 2 का सेट ये था, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में ये ब्रेक हो गए और इनको कहा गया T2g ऑर्बिटल और इसको कहा गया इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। इनके बीच ये जो एनर्जी डिफरेंस था वो CFSE था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये था, ठीक। और इन दोनों को डिवाइड करने ये बैरी सेंटर आ गया, ये 2/5 डेल्टा और ये 3/5 डेल्टा, मतलब 3 ऑर्बिटल वो ऊपर है और ये 2 ऑर्बिटल नीचे है, 2 रेशियो नीचे है, ठीक। तो कहीं पर इसी को DQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि पीछे हुआ है तो DQ पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके पास d ऑर्बिटल है। अब ये कब यूज होगा ये डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड के लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स पे कि कब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएं। तो जानते हैं ये डेफिनेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो डिफरेंस था, ठीक, यानी इजी सेट और T2g सेट के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस था, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड सबस्क्रिप्ट O स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड अगर सबस्क्रिप्ट T होगा तो T फॉर टेट्राहेड्रल होगा। अगर T है तो T किसके लिए होगा, टेट्राहेड्रल। यानी ये आपके अगर 5d ऑर्बिटल ब्रेक हुए हैं, ठीक, ये 2 ऑर्बिटल का सेट है और ये आपका 3 ऑर्बिटल का सेट है, इसको आप कहोगे T2g और इसको कहोगे इजी, और यहां से ये आपका बैरी सेंटर जा रहा है। कौन जा रहा है, ये बैरी सेंटर, ठीक, ये आपका बैरी सेंटर जा रहा है। ये यहां से डेल्टा O, टेट्राहेड्रल के केस में ये T2g ऊपर पहुंच जाएगा, ये G नीचे आ जाएगा। लेकिन वो जो डिफरेंस एनर्जी का होता है उसको तो आप CFSE ही बोलोगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में CFSE से डिनोट करते हैं, इसको आप CFSE ही बोलोगे, ठीक। क्रिस्टल फील्ड, अरे भैया डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए कि 2024 के लिए ऐसी कुछ आने वाला, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब मैटर ये आया कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कब कैसे फिल करने हैं, ठीक, कैसे फिल करना है। सपोज करिए
हमारे पास D4 आयन आया, D5 आया, क्योंकि D3 आएगा तो भैया 3 तो यहीं फिल कर दिए जाओगे, लेकिन जब चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, 6 नंबर आ गया, तो भैया 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे आप। या दो केस बनेंगे, पहला केस 1 2 3 1 2 3 ये होगा, या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं फिल किया जाएगा। तो दो केस बनेंगे यहाँ पे, और वो कब बनेंगे वो डिपेंड करेगा पेयरिंग एनर्जी, कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है या स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक, तो आइए जानते हैं इस चीज को। द एनर्जी, अब पेयरिंग एनर्जी क्या है? ठीक, तो कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। जो एनर्जी की नीड होती है किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल पेयर करवाने के लिए, उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। भैया 2024 मेरे ख्याल से वो डेफिनेशन और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो एक बार इसको अगर हम रफ भी कर दें, लेकिन इसको तो मैं डिनाई कर ही नहीं सकता, ये आप मान के चलिए 24 के लिए है, बना ही है उसी के लिए। तो डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, कह रहा डेल्टा O इज लेस देन P एंड डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। P फॉर पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा O फॉर CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कह रहा है कि इफ डेल्टा O इज लेस देन P फॉर पर्टिकुलर लिगेंड्स इट इज अ वीक लिगेंड, और अगर डेल्टा O इज ग्रेटर देन P फॉर अ पर्टिकुलर लिगेंड इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो अगर डेल्टा O बड़ा है P से तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, डेल्टा O छोटा है P से तो ये कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक, और वीक फील्ड लिगेंड है तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो आपको पेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आता है। From the above calculation, it can be observed that the coordination entities with D4 to D7 ions are more stable for low spin state, strong field ligands, than for the high spin state, weak field ligands. For the configuration D1, D2 and D3 and D9, D10, there is only one possible way in which d orbitals may be filled. Hence, they exist in same state in minimum energy is respective of strength of ligands. कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम आएगी D4 से D7 के बीच में आएगी, D1, D2, D3 और D9, D10 में नहीं आएगी, D8, D9, D10 में नहीं आएगी। तो फर्स्ट केस केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर आपको D4 का कॉन्फ़िगरेशन करवाना है, ठीक, तो आप कैसे करवाओ? तो आपने कहा सर D4 में तो आपके पास जो है ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि जब ये स्प्लिटिंग हुई ठीक, ये आपका Eg ऑर्बिटल है और ये आपका कौन सा है? T2g ऑर्बिटल। तो D4 के केस में अगर मैं देखूं तो अगर डेल्टा O इज लेस देन P है, ठीक, फर्स्ट केस डेल्टा O इज लेस देन P, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब साफ है कि जो 4 हैं तो 1 2 3 4, मतलब T2g4 T2g3 Eg 0 होगा, ठीक, केस नंबर 1 में। और अगर डेल्टा O इज ग्रेटर देन P है तो D4 के केस में क्या होगा? तो D4 के केस में हो जाएगा भैया
तो D4 केस में हो जाएगा T2G4 Eg0, ठीक, T2G4 एंड Eg0, यानी 1 2 3 4, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये दोनों केस आप ध्यान रखिएगा। यही नहीं, आपको इसके अलावा भी याद रखना है कि D4 के अलावा D5 भी आ सकता है। तो अगर बाई चांस D5 आता है तो 5 नंबर यहाँ आ जाएगा, इसमें 5 नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा D6 तक ये मैटर होता है, ठीक, ये 4 हुआ, ये 0, D6 तक ये मैटर आएगा। और इस मैटर को आपको बहुत ही सीरियसली देखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, समझ गए। तो ये हमारा D4 D5 का कॉन्फ़िगरेशन था, और ये ध्यान रखिएगा D4 D5 और D6 इनका कॉन्फ़िगरेशन। वैसे D4 का बहुत पूछते हैं, लेकिन ये 3 का है इम्पोर्टेंट, ठीक। 2 केस बनेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ऐसे ही लिख के आएगा, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। लिगेंड्स कैसा है इसका, ये लिखा है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, वीक, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ये क्या है भैया, कार्बोनिल, सभी को पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलते हैं। अब इस कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है, तो जब भी कोई सेंट्रल मेटल एटम कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच होता है तो उसको हम लोग मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो NiCO का होल 4, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ये क्या है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, FeCO का होल 5। The first metal carbonyl nickel CO4 and Fe were discovered by 1890 and 1891. The simplest carbonyls are type of MCO covalent which have simple well-defined structures. VCO का होल 6, CrCO का होल 6 ऑक्टाहेड्रल थे ये, क्योंकि 6 लिगेंड्स थे इसलिए ऑक्टाहेड्रल था, 5 था इसलिए आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, PCl5 लाइक स्ट्रक्चर था इसका, एंड NiCO4 टेट्राहेड्रल था। डाई कार्बोनिल मैग्नीज ये 2 स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर से मिलकर बना था, यूनिट से मिलकर बना था। तो ये आपका मेटल कार्बोनिल होता है कि मेटल, सेंट्रल मेटल एटम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, इससे मिलकर ये बनता है। अब इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है जरा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा, NH3 is weak ligands than CO. CO से NH3 weak ligands क्यों होता है, क्या रीजन है? अब आपको पता है कि CO के पास कुछ ऐसा मेटल होता है, एक ये LP है और एक ये लोन पेयर है, है कि नहीं? तो कह रहे द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पजेस बोथ S एंड P कैरेक्टर। जो मेटल कार्बन बॉन्ड है कार्बोनिल में वो S और P दोनों कैरेक्टर शो करता है। कह रहा है कि द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ lone pair of electrons of the carbonyl carbon into a vacant d orbital of metal। तो कह रहा है कि जो
सिग्मा बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बन के बीच में। वो कैसे बनता है? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल कार्बन इनटू वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी ये वाले लोन पेयर के डोनेशन से बनता है। while the metal carbon pi bond is formed by the donation of lone pair of electrons from the filled d orbital of metal into vacant anti bonding orbital of carbon monoxide। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उसके कारण से जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons of the carbonyl carbon into vacant orbital of metal, while metal carbon pi bond is formed by the donation of lone pair of electrons from a filled d orbital of metal into vacant anti bonding orbital of carbon monoxide। इस चीज को याद रखिएगा। The metal to ligand bonding creates a synergic effect, जिसकी वजह से synergic effect हो जाता है। It means the effect of sigma bond formation is strengthen the pi bonding and vice versa, बढ़ा देता है वो उसकी स्ट्रेंथ इसीलिए। और ये बैक बॉन्डिंग कर जाता है, पाई जो होता है बैक बॉन्डिंग कर जाता है, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग की वजह से ये मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग होती है। और आपको यही ध्यान देना है NH3 और CO में बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर होता है, दोनों बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। ठीक, सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट करता है CO, इसी वजह से CO इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स देन NH3। आपको इस पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे? तो इस टाइप से आपको इस पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन आएगा जरूर इससे। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर होता है ना वो डी ब्लॉक वाला मैटर ही है पूरा। कलर का कहीं भी इश्यू आता है सीधा सीधा वही की रीजन है कि अगर कलर का रीजन है तो 110% आपका क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं DD ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन और आपका कौन सा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन। ठीक, विजिबल रीजन, अगर विजिबल रीजन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि है क्या ना, इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड से अनपेयर्ड हो जाएंगे तो ये केस बनता ही। ठीक, तो वही वो कह रहा है when the visible light falls on the coordination compound, जब विजिबल लाइट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे गिरती है the electrons from lower energy level get promoted to a higher energy level due to absorption of light of a characteristic wavelength, it means color. This wavelength of absorbed light depends upon the energy difference of two levels. The rest of the light gets transmitted. The transmitted light has a color complementary to absorbed light. Therefore, compound or solutions appears to be complementary color. The electronic transition from D level to another D level is in that called DD transition. मैंने कहा ना वही बात कि जो कंपाउंड होते हैं ना, आपको बताया नहीं था कि D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन D में ही इंटर करते हैं भाई। जब उनको एनर्जी मिलेगी, रिपल्सन क्रिएट होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे जंप करेंगे, और जब जंप करेंगे तो अपने आप वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेंगे। कुछ ऐसे मेटल हैं जो पर्टिकुलर कलर शो करते हैं। अगर तो कलर की बात होती तो आपको दो ही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, DD ट्रांजिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन, यही कलर का रीजन है, भूलिएगा नहीं दोस्तों। ठीक, कुछ कंपाउंड जिनके कलर की बात करते हैं, जैसे रेड, अगर रेड होगा तो वो ब्लू ग्रीन ट्रांसमिटेड करेगा, ऑरेंज होगा तो वो ब्लू कलर ट्रांसमिटेड करेगा, अगर वो येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इंडिगो रिप्रेजेंट करेगा कलर, येलो ग्रीन होगा तो वायलेट कलर देगा, ग्रीन होगा तो पर्पल देगा। ठीक, इसी तरह से इसमें कि अगर ब्लू ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड कलर ट्रांसमिटेड करेगा, ब्लू है तो ऑरेंज कलर ट्रांसमिटेड करेगा, इंडिगो है तो येलो कलर, वायलेट है तो येलो ग्रीन, और यूवी है तो व्हाइटिश। ठीक, इसी टाइप से अगर इंफ्रारेड है तो व्हाइट लाइट। अब कई जगह पे जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका कलर व्हाइट होता है,
वाइट इज लाइक जिंक का हो गया, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हो गए, स्कैंडियम के हो गए। तो ये लोग वाइट कलरलेस होते हैं। तो इसके कलरलेस होने का रीजन क्या है भैया? इसके कलरलेस होने का रीजन आप समझ गए होंगे। इनके कलरलेस होने का रीजन ही इनके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास सारे पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उतनी अमाउंट में एनर्जी को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कलरलेस ही ये रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारी जो बात हुई वो किस पे हुई? कलर्ड पे बात हुई। आज के टॉपिक पे जो हम लोग बात किए उसमें कई सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। आपको बता दें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पहला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज CFSE? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? आपको बता देते हैं क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात अगर करें हम लोग तो देखिए, पहला क्वेश्चन CFSE क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, सीरीज। दूसरा क्वेश्चन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ डेल्टा O is greater than P and डेल्टा O is less than P, ये दो केस बनते हैं। ये दो क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट। चौथे नंबर पे NH3 is weak ligands than C। ये ठीक। और पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करेगा तो कलर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर पे बात करेगा। तो बच्चों इस तरह से आपने क्या देखा कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर CFT के टॉपिक पे बात की, और इसके बाद जो भी हमने VBT पे बात की थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो VBT देखने के लिए आपको पीछे वाले लेक्चर पे जाना पड़ेगा। इस तरह से हमारा जो आज का लेक्चर है, हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बस इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मेडिसिन में क्यों यूज होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, तो और इसके साथ में मेटलर्जी में यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस में यूज होता है, बहुत जगह ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे ये यूज होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यहीं पे रोकते हैं, खत्म हो जाता है चैप्टर। अब हम लोग अपने 12th क्लास में अपने ऑर्गेनिक के टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से नई एनर्जी के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। अगर आप बने रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको नए नए लेक्चर्स मिलेंगे, नए फंडे मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इन सारी चीज़ों पे बात होनी है। ठीक, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCB पर ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।